तो ये अच्छी आप स्टोरी देख रहे थी हो। सर, जी मोटिवेटिंग थी। बेटा, क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ मोटिवेटिंग स्टोरी थी, मोटिवेटिंग लेसन था। मैं ये मुझसे गुजरी है, ये मैंने बनाई नहीं है। और ये अगर आप भी करना चाहें बॉडी बिल्डिंग, या आप आज भी तजर्बा करके देख लीजिए, ये आपके साथ ट्रू होगा। हम जिस्म का जो हिस्सा यूज नहीं करते हैं वो कमजोर पड़ता जाता है। आह, चलिए जी, अब क्या करना है हमने? अच्छा, एक चीज यहां पे गौर कीजिए, इस इक्वेशन को देखिए और इस इक्वेशन को देखिए। अगर मैं n की वैल्यू बढ़ाऊं तो ये नंबर ऑफ ऑपरेशंस जो हैं एज ए फंक्शन ऑफ n इंक्रीज कर रहे हैं, है ना? ये दो भी नंबर है, ये 6000 हो सकता है, 10,000 हो सकता है, लेकिन अगर n इंक्रीज करके बिलियन हो जाए, ट्रिलियन हो जाए, जिलियन हो जाए, तो ये बेसिकली n के हिसाब से नंबर ऑफ ऑपरेशंस इंक्रीज कर रहे हैं। जबकि इस केस में n रेज टू द पावर 2 के हिसाब से नंबर ऑफ ऑपरेशंस इंक्रीज कर रहे हैं। यहां पे n बिलियन था, बिलियन मल्टीप्लाइड बाय सम नंबर, कांस्टेंट नंबर। ये n बिलियन है तो यहां पे ऑपरेशंस कितने हैं? 10 रेज टू द पावर 18 हो जाएंगे। बिलियन 10 रेज पावर 9 होता है ना, 10 रेज टू द पावर 18। ये नंबर ऑफ ऑपरेशन स्क्वायर के हिसाब से इंक्रीज कर रहे हैं जैसे जैसे n इंक्रीज करता जा रहा है। तो ऑफ कोर्स ये एल्गोरिथम जो भी है ये दुगना स्लो है इसके मुकाबले में। ये बात समझ आ गई आपको? जी सर। हाँ, हम ये देखना चाह रहे हैं कि ये टाइमिंग इक्वेशन जो है विद रिस्पेक्ट टू द n, ये क्या है? और अब ये बड़ा सिंपल सा आ गया, n इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर 9, 10 रेज़ टू पावर 9 मल्टीप्लाइड बाई सम कांस्टेंट। 5000 होगा, 6000 होगा, 7000 होगा। तो लेकिन ये मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू पावर 9, अगर मैं 10,000 भी लगा लूं, इसको C10 को 10,000 भी लगा लूं, तो 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू पावर 9, तो ये 10 रेज़ टू पावर 12 बन जाएगा। जबकि ये जो है 10 रेज़ टू पावर 18, much much larger than 10 raised to the power 12. Get the idea? जी सर। यस सर। चलिए, हाँ, ये एक मुश्किल मुकाम है यार। ठीक है, ये आप करने की कोशिश करो, टेक 2-3 मिनट्स, बोलना ना। पहली लाइन तो बड़ी इजी है, ये तुम कर लोगे। ये दूसरी लाइन मुश्किल है, ये जरा 10 मिनट, 2-3 मिनट बगैर बोले, बगैर मुझसे कुछ पूछे करो। अपना अपना जवाब जो भी है, गलत जवाब है, इट डज नॉट मैटर। ठीक है, ना कोई परेशानी की बात है, ना शर्मिंदगी की बात है। वी आर लर्निंग, लर्निंग में गलतियां करनी करनी है। ठीक है, दिस इज हाउ गॉड मेड अस। तो ना परेशानी की बात है, ना पशेमानी की बात है, ना शर्मिंदगी की बात है। बस करो 2-3 मिनट, उसके बाद मैं तुम्हारे साथ मिलकर करूंगा।
हाँ भाई, बिफोर आई स्टार्ट मैं बता दूं एब्सेंट कौन कौन है। अगर मुझसे गलत एब्सेंट लग गए हैं तो मुझे बता दो, मैं प्रेजेंट कर देता हूँ। 117 is absent. Muhammad Kaleem is absent. 329 Hassan Khosa is absent. 353 Roshan Ahmed is absent. 273 Hasnain Asim is absent. सो ये 1 2 3 4 एब्सेंट हैं। इनमें से कोई प्रेजेंट तो नहीं है यहाँ पे। चलिए जी, सर चैट में सेंड किया, ठीक है या गलत है? मैं देखता हूँ बेटा। ये किस चीज का है? ये किस लाइन नंबर का है बेटा? ये लाइन नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा है। C1 इक्वल टू लाइन नंबर 1, C2 इज इक्वल टू लाइन नंबर 2, C3 इज इक्वल टू लाइन नंबर 3। बेटा ये वेरिएबल आई कहाँ से आ गया? हमने कोई 7 एग्जाम्पल की हैं, कहीं पे किसी वेरिएबल को हमने लाए हैं फ्रीक्वेंसी में। नहीं सर। तो फिर आप क्यों लाए हैं बेटा? सर आज पहला लेक्चर था, 2 मिस हो चुके हुए हैं पीछे। वो मिस हो चुके हैं, वीडियो तो ऊपर है ना यार। लेकिन आज भी हमने देखा है, किसी ने कहा भी था यहाँ पे के रखे हैं और उसका मैंने जवाब भी दिया है। ठीक है, सॉरी सर, गलती हो गई। नहीं सॉरी, इसमें सॉरी की कोई बात नहीं है, गलती हो जाती है। तुम्हें बात समझ आई है कि नहीं आई है? बस सिर्फ ये पॉइंट है। नहीं सर, नहीं समझ आई। अब मैं आई की वैल्यू यहाँ पे क्या लगाऊं? फर्ज करो मेरी लिस्ट के ऊपर मैंने काम करना है, मेरी लिस्ट में 1000 नंबर है, तो n इज इक्वल टू 1000 आ गया। अब मैं यहाँ पे आई की क्या वैल्यू रखूं कि ओवरऑल टाइमिंग इक्वेशन निकल आए, इतने ऑपरेशंस हो गए। सर 1000 रखेंगे तो फिर आई रखने के क्या मतलब हुआ? पता नहीं आई 1000 होना था या नहीं होना था, मुझे नहीं पता। ठीक है ना? यस सर, अब समझ आ गया। हाँ, तो जब भी मुझे लिस्ट दी जाएगी उससे मुझे n पता चल जाएगा। C1 C2 C3 जो है वो मैं अगर कोशिश करता, जैसे पिछले लेक्चर में की है या इस लेक्चर के स्टार्ट में की है, मैं C1 C2 और C3 की एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ। लेकिन अगर यहाँ पे आई आ गया तो मुझे क्या पता, आई तो वेरी कर रहा है कहाँ से लेके कहाँ तक, उसमें से किसकी वैल्यू मैं यहाँ पे रखूँ, किसकी वैल्यू ना रखूँ, इस जगह के ऊपर मेरे लिए मुसीबत बन जाएगी। इसलिए यहाँ पे या तो कांस्टेंट्स आएंगे T ऑफ n में, या इंडिपेंडेंट वेरिएबल n आएगा, यानी साइज ऑफ द इनपुट आएगा। ठीक है जी, चलिए इसे करते हैं जल्दी से। हमारे पास टाइम कितना रह गया जी? चलो, क्लास एक्टिविटी करनी थी जो उसका। So, 1 ये फ्रीक्वेंसी जो है n+1 है। अच्छा, ये मसला है। देखो जब i की वैल्यू 1 है तो ये लाइन 2 कितनी दफा चलेगी? 1 टाइम। 1 टाइम सर, n raised to power 1। n multiply by 1। ओह चुप कर जा, सवाल सुन मेरा। मैं कहता हूं जब i की वैल्यू 1 है तो लाइन 2 कितनी दफा चलेगी? बल्कि सर 2 दफा चलेगी सर। 2 दफा चलेगी? क्यों नहीं यार, ये 100 दफा की है, जो भी यहाँ पे लिखा होता है उससे 1 दफा ज्यादा चलती है। अगर i की वैल्यू 1 है तो k इज इक्वल टू 1, 1 इज लेस देन 1, हाँ जी चलेगा। फिर k की वैल्यू 2 हो जाएगी, दोबारा इस लाइन के ऊपर आएगा, इज 2 लेस देन इक्वल टू 1, नहीं तो फिर ये बाहर निकल जाएगा। तो ये 2 दफा चलनी थी। अब इसमें और इसमें क्या फर्क है? ठीक है ना?
इसमें और इसमें देखो क्या फर्क है। इसमें आई की हर वैल्यू के लिए इसने इतनी दफा चलना है, लेकिन अब सेकंड लाइन जो है वो फर्स्ट लाइन के वेरिएबल के ऊपर डिपेंडेंट हो गई हुई है। यहां पे i1 होता, i2 होता, i3 होता, i4 होता, जो मर्जी होता, इसने n+1 टाइम चलना था लाइन 2 ने, क्योंकि ये लाइन 2 जो है लाइन 1 के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ये इसके ऊपर डिपेंडेंट होगी। ये सेम इज द केस पिछली एग्जांपल। आई की वैल्यू 1 है, आई की वैल्यू 2 है, आई की वैल्यू 3 है, आई की वैल्यू 4 है, इस लाइन ने 1000 टाइम ही चलना है, ठीक है, इसलिए हमने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया था। आई की वैल्यू 1 है, इसने 1000 टाइम चलना है, आई की वैल्यू 2 है, इसने 1000 टाइम चलना है, आई की वैल्यू 3 है, इसने 1000 टाइम चलना है, तो 3 × 1000 इतनी दफा इस लाइन ने चलना है क्यूमुलेटिवली। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है, यहां पे नेस्टेड लूप जो है ये आउटर लूप के लूप वेरिएबल दैट इज आई के ऊपर डिपेंडेंट है। आई की वैल्यू 1 है तो ये 2 दफा चलेगा, आई की वैल्यू 2 है तो ये लाइन कितनी दफा चलेगी? 3 दफा। हाँ, ये चीज हम यहाँ पे नीचे यूं करके लिख लेते हैं। इस सेकंड लाइन की फ्रीक्वेंसी कितना है, इसमें ऑपरेशंस काउंट तो मैं पता है कितने हैं, कोई भी कांस्टेंट देना C2 दे देते हैं, फ्रीक्वेंसी में रफड़ पड़ गया है। ये नीचे कर लें तो हेल्प हो जाती है। जब आई की वैल्यू 1 है तो लाइन 2 कितनी दफा चलेगी? 2 दफा। जब आई की वैल्यू 2 है तो लाइन 2 कितनी दफा चलेगी? 3 दफा। जब आई की वैल्यू 3 है तो लाइन कितनी दफा चलेगी? 4 दफा। जब आई की वैल्यू 5 है तो लाइन 2 जो है कितनी दफा चल, जब आई की वैल्यू 4 है तो लाइन 2 5 दफा चलेगी। अगर n जो है तो लाइन 2 ने टोटल कितनी दफा चलना था, ये बताइए। पांच दफा। आए n की वैल्यू 4 है तो लाइन 2 ने टोटल कितनी दफा चलना था? सिर्फ 4 बार ही चलना था। वो कैसे, जरा ये बताना। तो आउटर लूप एक ज्यादा बार चलता है ना, तो जो लाइन 2 है अगर n की वैल्यू 4 है तो एक कम, तो वो कम दफा चलेगा। Anybody else? रन प्लस 1 टाइम्स तो प्लस नहीं करेंगे? नहीं, जी जी ठीक कह रहे हो, फिर से बोलो। सर ये जो अंदर वाली एग्जीक्यूशन है ये सारी प्लस होंगी? ये सारी प्लस होगी। अभी मैं कह के क्या हूँ, अगर n 4 है तो i की वैल्यू 1 होगी। जब i की वैल्यू 1 होगी तो ये लाइन 2 जो है ये 2 दफा चलेगी। ये ऊपर जाएगा, i की वैल्यू 2 हो जाएगी, जमा जमा इज 2 लेस देन 4, हाँ जी 2 लेस देन 4, तो ये लाइन जो है 3 दफा चलेगी। फिर ये ऊपर जाएगा, i की वैल्यू 3 हो जाएगी तो लाइन 2 जो है वो 4 दफा चलेगी। फिर ये ऊपर जाएगा, i की वैल्यू 4 हो जाएगी, इज 4 लेस देन 4, जी हाँ, तो फिर ये 5 दफा चलेगी। फिर ऊपर जाएगा, i की वैल्यू 5 हो जाएगी, इज 5 इज लेस देन और इक्वल टू 4, नहीं तो ये बाहर निकल आएगा। तो ये लाइन टोटल कितनी दफा चली? 2 जमा 3 जमा 4 जमा 5। ये सम ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर्स वाला सिस्टम नहीं हो जाएगा? जो मर्जी हो, लेकिन समझ तो आया ना हमें कि ये जो हम कर रहे हैं आया ये दुरुस्त कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अब ये समझ आ गई कि इन सब को जमा करना है। यस सर। और अगर i इज इक्वल टू n है तो लाइन 2 ने कितनी दफा एग्जीक्यूट करना है? n+1 टाइम। अगर i 4 था तो ये 5 दफा, उससे एक ज्यादा। i 3 था तो ये एक उससे एक दफा ज्यादा। i 2 था तो ये उससे एक दफा ज्यादा।
अगर आई की वैल्यू n है तो इसने n+1 टाइम एग्जीक्यूट होना था। सो अब ये लाइन 2 ने टोटल कितनी दफा एग्जीक्यूट होना है, जबकि n हमें अब नहीं पता। इन सारों को जमा कर दो। एडिंग दीज ये है, और ये अरिथमेटिक सीरीज है जो आपने 11वीं 12वीं में भी पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी थी तो यहाँ पे डिस्क्रीट में पढ़ ली होगी। उसमें और इसमें थोड़ा सा फर्क है। आपने जो डिस्क्रीट में अरिथमेटिक सीरीज पढ़ी होगी 1 + 2 + 3 n तक होगी, ऐसा ही था ना? यस सर। हाँ, उसका ना आता हो, ये कहते हैं जवाब क्या है, वो एक अलग बात है, लेकिन कम से कम अरिथमेटिक सीरीज तो आपने जरूर पढ़ी है। और मेरे ख्याल में सारे ही जो यहाँ पे बैठे हुए हैं वो डिस्क्रीट पढ़ के आए हुए हैं। ओए, अब इसमें क्या मसला है यार, स्पेलिंग क्यों गलत है? पहले ठीक लिखा था। चलिए जी, आप पढ़ के आए हैं ये। इसका सम क्या होता है भाई? याद है किसी को? नहीं, लाजमी बात है, रटा तो याद नहीं ना रहता ना। खैर, जो जी बेटा, n × n + 1/2। बिल्कुल ठीक है। कैसे आया ये? बिल्कुल ठीक है। n × n+1 / 2, बिल्कुल ठीक है बेटा, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। आया कैसे ये? सर ये नहीं पता। ये तो फिर रटा हो गया ना। चल अच्छा, अब ये बता फिर, हमारी प्रॉब्लम में जो सीरीज अकर कर रही है वो ये है, इसका क्या हो गया जवाब? नहीं आएगा ना, अगर रट्टा मारा हुआ है तो नहीं आएगा। So let's solve it. It's very simple. ठीक है, इट्स वेरी सिंपल। कोई भी सीरीज दी हो, अरिथमेटिक सीरीज की पहचान क्या है? कोई भी दो कंसेक्टिव नंबर ले लो, उनका डिफरेंस निकालो, वो सेम आएगा। इन दोनों का डिफरेंस एक है, 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 इन दोनों का डिफरेंस एक है। ये बात समझ गए जी? अरिथमेटिक सीरीज की पहचान क्या है कि सीरीज की दो कंसेक्टिव टर्म्स जो हैं उनका डिफरेंस निकालो तो वो कांस्टेंट होता है। ठीक है जी, चलिए ये आया कैसे? वो जो डिस्क्रीट में कराते हैं वो किसी और तरह कराते हैं। ठीक है जी, अब ये सिंपल सा एक तरीका है जो कि वो शायद किताब के बाहर टीचर ने आपको कराया हो। पहले नंबर और आखिरी नंबर को ऐड करें तो बेटा जवाब क्या आ रहा है? n+1। दूसरे नंबर और सेकंड लास्ट नंबर को ऐड करें तो जवाब क्या आ रहा है? n+1। बिल्कुल। तीसरे नंबर और थर्ड लास्ट नंबर को ऐड करें तो जवाब क्या आ रहा है? सर सेम आएगा। सेम आएगा। हाँ, तो अब आप देख रहे हैं, शुरू और आखिरी के पेयर बनाते जाएं कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के, स्टार्ट से और एंड से कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो हैं उनके पेयर बनाते जाएं, उनका जो सम है वो ये आ गया।
टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं इस सीरीज में? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। n तो अगर इनके पेयर बनाएंगे तो कितने बनेंगे? n/2 divided by 2 n अगर n एलिमेंट्स हैं तो उनके कितने पेयर्स बनेंगे? 2 से डिवाइड कर देंगे ना n+1 डिवाइड बाई 2। सर नहीं n/2 होगा। तो फिर क्या है ना n/2, यस सर। सीधा सीधा डिवाइड बाई 2 कर दें। क्योंकि अगर n एलिमेंट्स हैं तो कितने पेयर बनेंगे? n/2 पेयर बनेंगे। हर पेयर का सम क्या आ रहा है? n+1। हाँ, तो हर पेयर का सम ये है। कितने पेयर्स हैं? n/2। ये लो, ये वही फार्मूला आ गया। यही आकर यहां पे कर दो। पहले और आखिरी एलिमेंट का सम कितना है? n+3। दूसरे और सेकंड लास्ट का? सर सेम मुझे क्या पता सेम का, बोलने में तुझे कोई हर्ज है? n+3। सो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के जो सम है शुरू और आखिर वाले वो n+3 आ रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं इसमें? n क्यों भी सारे एग्री करते हो कि ये n है? n+1 जी सर। यस n है सर। सर n कोई n+1 कैसे आया? और एक कम है, Yes. n-1 जी सर n ही है, n ही है। तुक्के ना मारा करो जैसे पहले करते हैं। ये है कि n को कोई वैल्यू दे दो यार, n को 5 वैल्यू दे दो। अब गिन लो कितने हैं। अगर n की वैल्यू 5 है तो ये 6 बन के टोटल। सो 2 3 4 5 6 जो n की वैल्यू थी वही है। तो ये n नंबर्स हैं बेटा, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई n/2। ये इसका जवाब है, ठीक है। चलिए, ये अब रटे वाली कोई बात नहीं है। सीधे आगे पीछे पेयर बनाते जाओ, उनका जो सम आएगा उसको मल्टीप्लाइड बाई कितने नंबर ऑफ पेयर्स बन रहे हैं उससे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। इसकी कंक्रीट एग्जांपल एक देख लेते हैं। 1 + 2 + 3 + 4 + 5। n+1 क्या है भाई? पहले और आखिरी एलिमेंट का सम कितना है? Sir 6. भाई कितने एलिमेंट्स हैं? 5. पेयर कितने बनेंगे? 5 divided by 2 कितने? 5/2. कितने? सर 2 2। 2 सर। जवाब क्या आया? 12। क्या ये 12 है कि नहीं है? यस सर जी 12 है। नहीं, 12 नहीं है, सर ये तो 15 है। 15 है। 15 15 है। तो इसका क्या करें फिर? इसका मतलब है ये 2.5 पेयर है। अब जवाब 15 है। इसका फ्लोर लेना पड़ेगा सर। फ्लोर नहीं, 2.5 एग्जैक्ट। ठीक होगा। एक आधा पेयर बन रहा है ना, ये देखो 5 + 1 6, 4 + 2 6, ये 2 पेयर आ गए। और ये तीसरा पेयर जो होता उसकी वैल्यू जो कितनी होती? 6 होती। 6 का आधा 0.5, तो ये 2.5। ठीक है बेटा? ठीक है सर। अब Yes, sir. इसके एक और कर लेते हैं। ये ऑड नंबर के लिए था। अब ऑड नंबर ही में ही मसला आता है, इवन नंबर में तो मसला नहीं आता। इसमें जमा 6 कर देते। अब पहले और आखिरी एलिमेंट का सम कितना है?
7 7 7। टोटल नंबर कितने हैं? 6 6 तो पेयर कितने बनेंगे? 3 एग्जैक्ट 3। जवाब इज 21। जवाब ठीक आया कि नहीं आया? यस सर ठीक है ना बेटा? एग्जैक्ट 20 जवाब आ गया। सो ऑड नंबर में मसला था तो आपने उसकी एग्जैक्ट फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू लेनी और उसे मल्टीप्लाई कर दें। अल्लाह अल्लाह खैर सब। और ये 20वां कौन आया भी जिसकी अटेंडेंस लग गई भी है? अब तू आया तो अब तू तो एब्सेंट हो गया हुआ है। कौन है तुम जो अब लेट आया? वो 117 साहब अब आने की क्या जरूरत थी बेटा इस वक्त? तू मुझे पहले वैसे ही कह देता कि सर मेरी जनाब साहब लगा दें, प्रेजेंट लगा दें, तो मैं तेरी प्रेजेंट लगा देता। सर खैर है। अब मैंने लगा दिया तेरी प्रेजेंट, लेकिन बेटा इस वक्त अब आने का कोई फायदा तो नहीं है ना। वीडियो तो अपलोडेड है ही है। तो आपकी प्रेजेंट लगा दी है मैंने। चलिए जी, तो अब हम वापस उधर आए जहाँ पे थे हम। ऑलरेडी टेकन टू मच टाइम जी। सो ये देखो बेटा, ये n/2 इंटू n+3, ये समझ आ गया ना ये कैसे आया? तो अब यस यहाँ सर समझ आ गया। लाइन 2 जो है वो यहाँ पे अब यहाँ पे लिख देते हैं n+3 मल्टीप्लाइड बाई n डिवाइडेड बाई 2। ये लाइन कितनी दफे एग्जीक्यूट होगी? सर जी ये बेटा। टाइम कम हो गई जब बताना क्या है? सर ये n सर इन n+2 मल्टीप्लाई बाय n डिवाइडेड बाय 2। नहीं बेटा, हाँ भी दूसरा क्या कह रहा था बेटा? सर n इंटू n हम्म, इंटू n/2 -1। फिर से बोल। सर एक वो जो आउटर लूप है ना हमारा, हाँ, उसकी वजह से चलेगी n टाइम्स। यार तुम लोग क्यों जो है ना वो शॉर्टकट्स लेते हो? 1 मिनट लगता है कि जिस तरह हमने ये फार्मूला निकाला है इसी तरह ये फार्मूला निकाला। यही बात, यही लिख देते यहाँ पे। जब i की वैल्यू 1 है तो ये लाइन कितनी दफा चलेगी? लाइन 3 जो है एक दफा। जब i की वैल्यू 2 होगी तो ये लाइन कितनी दफा चलेगी? 2 दफा। 2 दफा। जब i की वैल्यू 3 है तो ये 3 दफा चलेगी। जब i की वैल्यू 4 है तो ये 4 दफा चलेगी। जब i की वैल्यू n है ये नॉर्मल अरिथमेटिक सीरीज बन गई है, जिसका सम अभी देखा भी है हमने, n+1 मल्टीप्लाइड बाई n डिवाइडेड बाई 2। ये रट्टे नाम मारा करो। ये आपको एक तरीका बताया बेटा, इसमें कितना टाइम लगा है? 1 मिनट लगा है। तो आप इसको मल्टीप्लाई करके जमा कर लो। ये 3 कहां से आया? C1 आगे खुद कर लो। मैंने सर ये जो आपने अभी थर्ड लाइन के लिए चलाया है जी बेटा, इस पे सर आइएगा 1 मिनट
मैं आया हुआ हूँ जी, यही आपके सामने ही है नहीं ऊपर सर कोड में। जी, आ गया जी। ऐसे सर अगर मैं आई को लेता हूँ 1, ठीक है, जी तो पहले तो सर वो एक दफा चला लेगा, ठीक है, जी हाँ जी। फिर अच्छा सर ठीक है, मैं उसको 0 से लेके चल रहा था, लेकिन k इज इक्वल टू 1 से इनिशियलाइज हो रहा है, ठीक जी हाँ, 1 से इनिशियलाइज हो, ठीक है। तो ये देखो बेटा, ये भी यहाँ पे कोई कांस्टेंट होगा C10, ये भी कोई कांस्टेंट होगा C10। ये भी देखो n स्क्वायर के हिसाब से नंबर ऑफ ऑपरेशंस इंक्रीज कर रहे हैं। हालांकि फंडामेंटल फर्क है, लेकिन अल्टीमेटली यहाँ पे इनर लूप जो है, ये लाइन 2 आउटर लूप पे डिपेंडेंट नहीं है, हर दफा ये n n n n n चल रहा है, ठीक है ना। जबकि यहाँ पे इनर लूप जो है, लाइन 2 जो है, आउटर लूप लाइन 1 के ऊपर डिपेंडेंट है। आई की वैल्यू 1 है, इसने एक दफा चलना है, आई की वैल्यू 2 है, इसने 2 दफा चलना है, आई की वैल्यू 3 है, इसने 3 दफा। लेकिन जब हम उनके ऑपरेशंस का काउंट निकालते हैं तो वो सेम ही निकलता है n के हिसाब से। हाँ, फर्क कहाँ पे आएगा? फर्क कांस्टेंट में आएगा, और यहाँ पे आ रहा है कुछ, ये n स्क्वायर प्लस n था मल्टीप्लाइड बाई सम कांस्टेंट, यहाँ पे भी n स्क्वायर है मल्टीप्लाइड बाई सम कांस्टेंट। उसके बाद जो सम जो था वो n के हिसाब से था, ऊपर नीचे n स्क्वायर के हिसाब से, बस ये फर्क है। तो अब ये समझ आ गया कि कैसे फ्रीक्वेंसी निकालनी है। दैट इज इंपॉर्टेंट। यस सर। जी सर। आज टाइम बचाने के लिए 1 मिनट बचाने का कोई फायदा नहीं है ना, ठीक है ना। आपको एक तरीका बताया है सिस्टमेटिकली करने का, उसके जरिए कीजिए। अगर आप, जबकि इनर लूप जो है आउटर लूप के ऊपर डिपेंडेंट है, अगर डिपेंडेंट नहीं है, इनर लूप इंडिपेंडेंट है आउटर से, तो फिर सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, फिर आसान हो जाता है। यहाँ भी इनर लूप जो है वो इंडिपेंडेंट है आउटर लूप से। आई की वैल्यू 1 हो, 2 हो, 3 हो, 10 हो, 1000 हो, इसने हर दफा 1000 टाइम चलना है, ठीक है। इसका मतलब है इनर लूप जो है इंडिपेंडेंट है आउटर लूप के लूप वेरिएबल से। चलिए बेटा ये कीजिए जी, इसकी जाके प्रैक्टिस कीजिए, और जो मैंने होमवर्क दिया है उसको कीजिए। मैं वो डिलीट करके असाइनमेंट, दोबारा असाइनमेंट देता हूँ कि आपने एग्जैक्ट काउंट भी बताना है और इस तरह भी बताना है, ताकि आपको पता चल जाए कि दिस इज मच सिंपलर देन दैट जी, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, वरना अल्लाह हाफिज़ है मेरी तरफ से। अगर कल यूनिवर्सिटी ने छुट्टी कर दी तो क्लास नहीं होगी, और अगर यूनिवर्सिटी ने छुट्टी ना की तो कल क्लास होगी, ठीक है जी। सर वो बुक्स भी शेयर कर दें। बुक्स मैं कैसे शेयर करूं? सर वो सॉफ्ट कॉपी दे दें। नहीं, मैंने नहीं देनी है, वो मैं पकड़ा जाऊंगा। तुम नेट से डाउनलोड कर लो आसानी से जनाब साहब, ये रेडिली अवेलेबल है। कम कम जो टेक्स्ट बुक है गवर्नमेंट की जो है वो रेडिली अवेलेबल है। मैंने नेट पे जी बेटा, सर ये पकड़ा जाऊंगा मतलब, अगर नेट के ऊपर ये कॉपी आ जाती है और वो जो है वो कहें, अगर वो लॉ जो है इम्प्लीमेंट कराना चाहें तो ये पायरेसी के कानून में आ जाएगा। अब जिसने अपलोड की होगी कम से कम वो पकड़ा जाएगा, तो इसलिए मैं अपलोड नहीं करूंगा। हाँ, किसी ने आके मेरे, मैंने डाउनलोड किया, मैंने भी डाउनलोड की है, मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा, लेकिन जिसने अपलोड की थी वहां पे अगर वो कोशिश करेगा तो उसको पकड़ेगा, मुझे तो नहीं ना पकड़ सकता यार। तो ये रेडिली अवेलेबल है, मैं अपलोड नहीं करूंगा। कोई मेरे पास मेरे कमरे में आ जाए कि सर ये मुझे जरा ये USB पे डाल दे, तो मैं डाल दूंगा उसे, ठीक है ना, जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड। इट्स रेडिली अवेलेबल। लेकिन आप लोगों के लिए जो है मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि बजाय डाउनलोड करने के,
ये सस्ती सी किताब है, मिलती है, और ये कंप्यूटर साइंस में एल्गोरिदम इतना फंडामेंटल चीज़ है कि आप इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो ये किताब आपके पास होनी चाहिए। तो मेरी रिकमेंडेशन है, प्लीज़ बाय इट। यहाँ पे जो एडिशन मिलता है बहुत सस्ता एडिशन मिलता है, ठीक है। इफ देयर इज नो क्वेश्चन तो बेटा अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा। सर जो कल आपने एग्जांपल करवाई, चलिए जी, आइए अब थोड़ा सा इसको कॉम्प्लेक्स कर दिया है जी। अब हम इसकी कैलकुलेशन करना पीछे देख रहे हैं, अब हम सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं। ये देखिए, इस लाइन की कैलकुलेशन हम पीछे करना देख रहे हैं। ये देखिए, ये i इज इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू 1 प्लस प्लस i, और ये जानते हैं कि कैसे हमने निकाला था, हर दफ़ा यही निकाल रहे हैं, इस केस में भी यही था। अब इसे हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं। ये नंबर ही है ना बेटा, ये जो कि n के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। इधर भी नंबर है, नीचे जाएंगे तो वो भी नंबर है, जो n से या n-1 से या n+2 से या n/2 से या log n से मल्टीप्लाई हो रहा है। और ये नंबर हमें बताता है कि रफली ये कितनी दफ़ा चल रहा है, इतनी दफ़ा जमा 1, इतनी दफ़ा ये जमा 1, आखिरी इटरेशन जो होती है जिसमें सिर्फ एक ऑपरेशन होता है, इतनी दफ़ा जमा 1, इतनी दफ़ा ये लाइन चलती है। ठीक है जी, सारे इस पे ये बात तो आप सबकी समझ में है ना, कि ये लाइन जो है इतनी दफ़ा जमा 1 n/3 + 1 टाइम चलती है। ये लाइन log 2 n+2 टाइम चलती है। ये लाइन 2 जो है ये भी log 2 n+2 टाइम चलती है, 1 ये, और ये आखिरी दफ़ा कंट्रीब्यूशन। जैसे मैंने कहा कि हम जल्दी से करना चाहते हैं तो हम कहते हैं यार ये जो है ना C1 इज सम पॉजिटिव कांस्टेंट, इतने नंबर ऑफ ऑपरेशंस हैं और ये लाइन n+1 टाइम चलती है। ठीक है, ये लाइन n+1 टाइम चलती है, n+1 टाइम ही ये लाइन चलती है ना। जी सर। हाँ, बीच में मल्टीप्लिकेशन है, मैं मल्टीप्लिकेशन नहीं डाल रहा, वो एंड पे अपने आप आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऊपर लिख दिया हुआ है, इसका मतलब है आप खुद से भी यहाँ पे बीच में मल्टीप्लिकेशन डाल देंगे। तो इसकी वजह से 2 या 3 नंबर्स का फर्क पड़ रहा है और कोई खास नहीं है। So C1 इज सम कांस्टेंट। अगर कोई कहे जी हमें एग्जैक्ट बताएं कि ये C1 है क्या, तो हम यहाँ से जैसे ये हमें मालूम है, हम ये कैलकुलेशन सारी करके दिखा देंगे उसे। अगर कोई हमसे कहे कि एग्जैक्ट बताओ, ये लाइन कितनी दफ़ा चलेगी, इसमें नंबर ऑफ ऑपरेशंस कितने हो रहे हैं, अब हम C2 अनदर कांस्टेंट। ठीक है, और ऑफ कोर्स पॉजिटिव होगा। लाइन जो है या 1 दफ़ा चलेगी या 2 दफ़ा चलेगी, ठीक है, या 3 दफ़ा चलेगी। ठीक है, और ये लाइन कितनी दफ़ा चलेगी, जी बेटा 1001 नहीं जी बेटा 1000 टाइम्स है। क्यों भी ठीक कह रहे हैं, 1000 टाइम चलेगी। यस सर 1000 टाइम्स सर 999 मल्टीप्लाई पहले हो n+1 सर n into 1000। अच्छा, ये बेटा n into 1000 टाइम चलेगी। अब देखते हैं वो कैसे। जब i की ये क्या हुआ, जब i की वैल्यू 1 है
तो ये फॉर लूप इसकी बॉडी में आ रहा है ना, आउटर फॉर लूप की। आई की वैल्यू 1 है तो ये फॉर लूप जो है ये लाइन कितनी दफा चलेगी जब आई की वैल्यू 1 है? 1000 times. 1000 टाइम्स। जब आई की वैल्यू 2 है फिर ये लाइन कितनी दफा चलेगी? 1000 टाइम। 1000 टाइम। तो ये आउटर लूप की बॉडी कितनी दफा चलती है? किसी भी लूप की बॉडी n+1 टाइम। किसी भी फॉर लूप की n बॉडी, टाइम। हाँ, किसी भी फॉर लूप की बॉडी जो है वो उससे एक कम चलती है। ये देखिए ये log 2 n+1 था, ये उससे एक टाइम कम चल रही है। जी सर। ठीक है ना, ये इससे एक टाइम कम चलती है, ये n-1 और ये +1। ठीक है, क्योंकि ये लाइन एक दफा ज्यादा चलती है क्योंकि ये इस चेक ने फेल होना होता है। जब ये चेक फेल होता है तो लाजमी बात है उसकी बॉडी नहीं चलेगी, ये सिंपल सा रीजन है। तो इसका मतलब है बॉडी जो है हमेशा लूप की स्टेटमेंट से एक कम चलती है। तो इसका मतलब है ये वाली लाइन अगर n+1 टाइम चली है तो इसकी बॉडी जो है वो n टाइम चलेगी। तो इसका मतलब है हर दफा i की हर वैल्यू के लिए इस लाइन ने 1000 टाइम चलना है। तो इसका मतलब है इन टोटल ये लाइन जो है n×1000 टाइम चलेगी। अब सिंप्लीफिकेशन हो गई है ना, एग्जैक्ट कैलकुलेशन कितनी थी, हम कहते हैं 2-4 नंबरों का फर्क भी पड़ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लाइन कितनी दफा चलेगी और इसके ऑपरेशंस कितने होंगे? इसको कोई और कांस्टेंट दे देते हैं C3। अब बताओ ये लाइन सर जी C3 ले लें इसे। हाँ C3 ले लिया बेटा, C3 सर ले ये लें, चलेगी C4 ले लें। n, ये चलेगी n × 999 टाइम, एक कम चलेगी। हाँ अब बिल्कुल ठीक है, अब देख लेते हैं ना। आई की वैल्यू 1 है, ये लाइन 1000 टाइम चलेगी, ये 999 टाइम चलेगी। आई की वैल्यू 2 है, जी सर। ये 1000 टाइम चलेगी, ये 999 चलेगी। तो मिल मिला के 999 + 999 विच इज इक्वल टू 2 × 999। ठीक है जी, तो इसी को आगे एक्सटेंड कर लें तो n × 999 ये टाइम चलेगी। और ऑफ कोर्स 4-5 जो हैं ये तो कोड है ही नहीं है ये तो। ठीक है जी, सो नाउ दिस इज मच मोर सिंप्लीफाइड। और हम यहाँ पे अब इसको अगर इसका इन सब को मल्टीप्लाई आपस में करके लिखें तो दिस इज C1 × n+1 प्लस C2 × n × 1000 प्लस C3 × n × 999। ठीक है जी, अब n वाली टर्म्स हैं अलग कर लेते हैं, कांस्टेंट अलग कर लेते हैं। तो दिस इज n C1 प्लस 1000 × C2 प्लस 999 × C3। ठीक है बेटा, ये समझ आ गया ये स्टेप? दिस इज n था यार, n × C1n, इसमें से n कॉमन ले लिया, C2 × n × 1000 इनमें से n कॉमन ले लिया तो बाकी 1000 × C2 बना, C3 × n × 999 इसमें से n कॉमन ले लिया तो बाकी 999 × C3 बचा। और यहाँ पे प्लस C1 × 1 ये आ गया। ठीक है जी, जी सर। अच्छा देखो ये 99 भी तो कोई कांस्टेंट है ना,
कि नहीं? Yes, sir. एक नंबर है, इसने कभी चेंज तो नहीं ना होना। n की वैल्यू जो मर्जी हो जाए, n की वैल्यू 1 हो, n की वैल्यू 100 हो, n की वैल्यू 1000 हो, n की वैल्यू लाख हो, n की वैल्यू मिलियन हो, n की वैल्यू बिलियन हो, n की वैल्यू ट्रिलियन हो, ये 999 ही रहेगा, ये 1000 ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। ये बात समझ आ गई? Yes, sir. दिस मीन इट इज ए कांस्टेंट। इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना इस इक्वेशन में, उसकी वैल्यू जो मर्जी हो, इसने 1000 रहना है और उसने 999 रहना है। तो अगर एक कांस्टेंट को एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया जाए तो जवाब क्या आएगा? येट अनदर कांस्टेंट। क्या ख्याल है? जी सर। So this is another constant, this is another constant, this is still another constant। तो अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए, क्योंकि मुझे C1 की वैल्यू नहीं पता, कोई पूछेगा तो मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ, कोई C2 की वैल्यू नहीं पता, कोई कहेगा तो मैं कैलकुलेट करके बता दूंगा, इसी तरह C3 की कोई चाहेगा तो मैं कैलकुलेट बता दूंगा। मैं कहता हूँ n मल्टीप्लाइड बाई अनदर कांस्टेंट C10। वो ये किधर चला गया? वो C10 plus C1। This is a huge constant, but it is still a constant। n की वैल्यू जो मर्जी चेंज होती रहे, ये यही रहेगी। ठीक है, समझ आ गया बेटा? अगर ये इसमें कोई मुझे मुश्किल नजर नहीं आ रही है, ठीक है, क्योंकि ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाई कांस्टेंट, एक और कांस्टेंट हो जाएगा। ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, दो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, एक और कांस्टेंट आ जाएगा। सो दिस कांस्टेंट प्लस दिस कांस्टेंट प्लस दिस कांस्टेंट स्टिल ए वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, n के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। n की वैल्यू जो मर्जी हो, ये वही रहेगा। ठीक है ना? सर ये C1 को भी शामिल करते हैं इसमें? नहीं, इसलिए नहीं कर सकते कि ये C1 n से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, ये n से मल्टीप्लाई हो रहे। सर C10 की जगह आप कुछ और भी ले सकते थे या नहीं? वो कोई नाम लेना है ना यार, वेरिएबल का नाम i रखो, j रखो, k रखो, c रखो, कोई फर्क पड़ता है? नहीं सर, यही पूछना था सर। तो ले ले, ये ले 110 कर दिया, नहीं पसंद आया 1110 कर दिया, जो मर्जी कर दे, इट्स कांस्टेंट, नाम है ना। लेकिन सर अगर C1 उसके साथ n के साथ मल्टीप्लाई भी हो रहा है, स्टिल इट इज अ कांस्टेंट। नहीं, कहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है? नहीं मैं कह रहा हूँ प्लस हो रहा है वैसे तो, लेकिन अगर हम ये जो आपने C10 लिया है, इसमें आप C1 को भी शामिल कर दें, नहीं, उसके साथ m मल्टीप्लाई हो भी जाए तो कांस्टेंट रहेगा। नहीं, फिर कांस्टेंट नहीं रहेगा, फिर उसकी कंट्रीब्यूशन जो है, ओवरऑल कंट्रीब्यूशन मल्टीप्लाइड बाय n हो जाएगी। फर्स्ट करो, ये C1 जो है ये 1 था, ये 1 है ना, C1 इज 1। अगर मैं उसको इसके साथ ऐड कर देता हूं तो इसका मतलब है n बिलियन हो जाता है, तो इसका मतलब है मेरे ऑपरेशन बिलियन बढ़ गए हैं C1 की वजह से, जबकि C1 1 था। सही, ठीक हो, ठीक है ना? हाँ, तो यूं हम जो अपनी टाइमिंग इक्वेशन जो है वो जल्दी से निकाला करेंगे। हमें वो आनी चाहिए एग्जैक्ट कैलकुलेशन। आपको असाइनमेंट भिजवा दी हुई है, उसमें आपने एग्जैक्ट नहीं, उसमें C1 है, बल्कि मैं उसको चेंज कर दूंगा। आपने एग्जैक्ट कैलकुलेशन करनी है, ठीक है? अभी जो मैंने इक्वेशन आपको असाइनमेंट भिजवाई है उसमें मैंने कहा है C1 C2 C3 लिखे हैं, लेकिन एक दफ़ा आप जो हैं उसे वो एग्जैक्ट कर लें, फिर आगे ये आ जाएगा। तो अगर आप एग्जैक्ट भी करते तो यहाँ पे जवाब क्या आना था? कोई 1000 मल्टीप्लाइड बाई 2 या 3 होना था, 3000 होना था, यहाँ भी रफली अबाउट 3000 होना था, तो ये 6000 हो जाता, तो ये C10 की जगह 6000 आ जाता। ठीक है, यानी हम कर सकते हैं, हमें पता है। आप इसमें आ जाइए, और मैं ये C1 C2 ही करूंगा ताकि जल्दी से आपको पता चलना शुरू हो जाए, हमें रफड़ में न डले। ये लाइन में ऑपरेशन कितने नंबर ऑफ ऑपरेशंस हो रहे हैं? n+1 C1
कोई भी C1 C2 C3, यार ये मतलब मैंने C1 लिख दिया, इसका ये मतलब नहीं है कि तुमने हर दफा C1 नहीं कहना, इसका मतलब है सम कांस्टेंट, उस कांस्टेंट को जो मर्जी नाम दे दो, ठीक है। चल दफा ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? n+1 +1, जल्दी हो गया वो। 4 + 1 + 3 मल्टीप्लाइड बाई, उससे ये कहीं सिंप्लीफाई हो गया। जी सर। दिस इज नाउ नंबर ऑफ ऑपरेशन कितने हैं? C2 है। आप मुझे कहेंगे तो मैं आपको एग्जैक्ट भी बता सकता हूँ, बट आई नो जी, लेकिन मुझे क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं है एग्जैक्ट मालूम करने की, और वो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपको मालूम हो जाएगा। अगर आज टाइम मिला तो मैं आज करवा दूंगा कि क्यों हमें ज़रूरत नहीं है। ये लाइन कितनी दफ़ा एग्जीक्यूट होगी? सर n मल्टीप्लाई सर, k 2n + 1। नहीं 2n नहीं है जी बेटा, आप कोई दूसरे नहीं, साल n मल्टीप्लाई n मल्टीप्लाई k + 1। n into n plus 1। k + 1। ओ खुदा का नाम लो, के कहाँ से आया ओए? सर ये तो वेरिएबल है। सर n² होगी। n जब i की वैल्यू 1 है तो लाइन 2 कितनी दफा चलेगी? n टाइम। सर n² होगा। i की, यार मेरा सवाल सुन लो, i की वैल्यू जब 1 है तो लाइन 2 कितनी दफा चलेगी? n+1 टाइम। n+1 टाइम। i की वैल्यू 2 है तो लाइन 2 कितनी दफा चलेगी? n+1। हाँ, तो ये लाइन 2 जो है ये लाइन 1 की बॉडी में आ रहा है। जी सर। तो किसी भी फॉर लूप की बॉडी कितनी दफा चलती है? सर ये चलेगी n मल्टीप्लाई n+1 टाइम। वो मेरा सवाल क्यों नहीं सुनते? मेरा जनरल सवाल है, किसी भी एक कम एक चलती है। कम चलेगी। बिल्कुल। तो ये लाइन जो है, ये अगर n+1 चलती है तो इसकी बॉडी जो है उससे एक कम चलेगी, n, ठीक है। सो फॉर ईच वैल्यू ऑफ i लाइन 2 जो है n+1 टाइम चलेगी। तो ये लाइन जो है बेटा इतनी दफा चलेगी। ये बात समझ आ गई? बिल्कुल यही आर्गुमेंट है, इससे मामूली सा भी फर्क नहीं है। वहां पे एक कांस्टेंट था, यहाँ पे वेरिएबल है। ऊपर वाली लाइन n+1 टाइम चली थी तो बॉडी कितनी दफा चलेगी? n चलेगी। एग्जैक्टली वही केस यहाँ पे है। i की एक वैल्यू के लिए इस लाइन ने कितनी दफा चलना था? 1000 दफा चलना था। यहाँ पे n+1 टाइम चलना है, ठीक है। सर ये k + 1 नहीं आएगा? तो k क्यों आएगा यहाँ पे? k+1 क्यों नहीं आया, मुझे ये बता। सर वहां तो 1000 गिवन था। जो वैल्यू यहाँ पे थी वो यहाँ पे लिखी है, तो यहाँ पे वैल्यू n है तो हम k क्यों लिखेंगे? अगर यही तेरा आर्गुमेंट था तो यहाँ पे भी फिर i लिखना चाहिए था, n नहीं लिखना चाहिए था। ठीक सर, ठीक हो, ठीक हो। ये लाइन कितनी दफा चलेगी? C3 सर तो ये चलेगी n बट ये क्या था यार, समझ नहीं। नंबर ऑफ ऑपरेशन C3 है, सम नंबर चाहेंगे तो हम बता देंगे। और ये इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? n² n मल्टीप्लाई n। हाँ बिल्कुल, जब i की वैल्यू 1 होगी तो ये लाइन जो है इससे एक दफ़ा कम चलेगी तक n टाइम चलेगी। जब i की वैल्यू 2 होगी ये लाइन n दफ़ा चलेगी, तो ये n² टाइम चलेगी, n मल्टीप्लाइड बाई n, ठीक है। अब इन सारों को मल्टीप्लाई करके जमा कर देते हैं। दिस विल बी C1 मल्टीप्लाइड बाई n+1 multiplied by n into n+1 n multiplied by n करें
n square into C2 plus C3 n square C2 n square C3 n2 कॉमन ले लिया, n square कॉमन ले लिया, C2 plus C3 plus n into C2 plus C1, ये C1n, ये C2n मल्टीप्लाइड बाई 1, ठीक है, जो n स्क्वायर प्लस n है ना, ये आ गया। तो ये बाकायदा से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। सर इसे एंड में सॉल्व करना लाजमी या इस तरह भी लिख दे तो ठीक है? ये अगले लेक्चर में या इस लेक्चर के एंड में अगर हम पहुंच जाते हैं, इस तरह लिखना ठीक है। नहीं, मैं कह रहा हूँ हमारे पास C2 C3 तो आगे बस प्लस ही करना है, तो प्लस इस तरह लिख दें तो ये भी आंसर ठीक ही माना जाएगा। मैं समझा नहीं, फिर से कहिएगा। सर मैं कह रहा हूँ C1 C2 C3 को प्लस ही करना है ना, तो वो अगर हम इस तरह Tn इक्वल टू जो पहली लाइन में लिखा हुआ है C1 की वैल्यू C2 की, वो भी ठीक है ना, हमें पूरा सोल्व करने की जरूरत तो नहीं है? नहीं, कोई जरूरत नहीं है। दिस इज करेक्ट, ऑफ कोर्स दिस इज करेक्ट, लेकिन ये करना पड़ेगा जब हम इससे अगला स्टेप करेंगे, ठीक है। इसलिए एंटिसिपेशन में ये स्टेप कर रहा हूँ, वो करना ये ठीक है। ये तो सिंप्लीफिकेशन है, अलजेब्राइक से सिंप्लीफिकेशन। जी सर, वो मैं असाइनमेंट के लिहाज से पूछ रहा था ना, क्योंकि असाइनमेंट भी आ गई तो मैं कह रहा था नंबर ना काट दें। नहीं, नंबर नहीं कटेंगे, लेकिन तुमने ये सिंप्लीफिकेशन करनी आनी चाहिए। ठीक हो गया सर। ये 9वीं 10वीं का काम है, तो 11वीं 12वीं भी तुम लोगों ने मैथ के साथ किया है, इसलिए मुझे ये पढ़े हुए पता नहीं 25 साल हो गए, नहीं 30 साल से ज्यादा हो गए हैं। इसका मतलब है मैं भी कहूँ कि जनाब साहब ये मैं भी नहीं कराता। क्या ख्याल है? वैसे आप तो रोज पढ़ाते हैं। मैं तो रोज नहीं पढ़ाता। नहीं सर, आप तो ज़हीन बंदे हैं ना। नहीं बेटा, नहीं बेटा, नहीं, ऐसे कोई ये नहीं है कि तुम ज़हीन नहीं हो, ये सिर्फ प्रैक्टिस से आता है। मैं अक्सर अपनी क्लास में कहता हूँ कि दुनिया में हर चीज़ जो है वो इस्तेमाल करने से घिसती है ना। पेंसिल से काम करते हो, पेंसिल का सिक्का घिसता है ना। बूट पहनते हो, चलते हो, बूट का निचला तला जो है वो घिस जाता है ना। हर चीज़ घिसती है इस्तेमाल से, सिवाय एक चीज़ के, और वो ज़ेन है, वो तेज होता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये सिंप्लीफिकेशन करो। 2-3 दफा करोगे मुश्किल लगेगी, 4 दफा या 5 दफा मुश्किल लगेगी, उसके बाद कहोगे दिस इज पीस ऑफ केक। अब मैं एक और भी एग्जांपल सुनाता हूँ। जब यूईटी में दाखिला हुआ एफएससी करने के बाद, उसके बाद छुट्टियां आ गई, तो गड़बड़ थी हुकूमत में ना, तो लंबी छुट्टियां आ गई, कोई 5-6 महीने की।